A very good afternoon to all the dear students. My name is Justin Masih and I am serving as Associate Professor of Chemistry at the Chemistry Department in Ewing Christian College और मैं आप सबों का इस पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए और इस उद्देश्य से कि स्टडी मटेरियल लेक्चर्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में हमारे सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे, इस प्रयास को यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के सेंटर फॉर मीडिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा इनिशिएट किया गया है ताकि इस तरह के लेक्चर्स शूट किए जा सकें और उनको एडिट करके और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके। और इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर्स आप सबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। I want to begin straight away, and this video lecture is for the students of BSc semester 1 who have been newly admitted in the college. And the topic that we want to discuss briefly is the structure of atom. Atom के structure के बारे में कुछ बातों को हम लोग करेंगे और मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो संभवतः आपने पहले पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा गया है और इस पर बहुत सारी बातें हो सकता है आप पहले से जानते हो। सो कुछ चीज़ें आपके लिए रेपिटेशन होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी और मैं ज़रूर से चाहूँगा कि अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से अपने नोट्स को बनाते रहिए और कुछ PDF मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स मिला करके आप अपनी पढ़ाई को आगे चला सकें। नाउ द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ the word atom was given by a philosopher, a Greek philosopher by the name of Democritus नाम के एक फिलोसोफर हुए जिन्होंने सबसे पहले ये शब्द कॉइन किया था और इसको उन्होंने कहा था एटोमॉस, which is a Greek word. And the word atomos is made up of two words, a and tom. a का मतलब होता है not और tom का मतलब होता है cut. So basically what Democritus said was that the word atomos means a particle which cannot be cut. A particle which cannot be cut, atom. ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसमें से एटोमॉस जो ग्रीक भाषा का वर्ड था, इसी में से इंग्लिश वर्ड एटम कॉइन किया गया जिसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी कट। एक ऐसा पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? What does it mean when I say atomos meaning cannot be cut? What does it mean? Well, it simply means that atom cannot be further subdivided into smaller particles. और छोटे टुकड़ों में एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता. It cannot be subdivided. It is indivisible. It is indivisible. और क्या मतलब है इसका? इसका एक मतलब और भी है कि atom itself is the smallest particle. क्योंकि इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, एटम ही सबसे सूक्ष्मतम कण है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो ये जो पहला रेफरेंस है, डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने एक वर्ड कॉइन किया, ग्रीक वर्ड एटोमॉस, जिसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द एटम निकला, जो कि दो भागों से मिलकर बना है, ए एंड टॉम, समथिंग विच कैन नॉट बी कट, एक ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है एटम इज इंडिविजिबल एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट एटम इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। Now I am only trying to sort of give you a little history behind the structure of atom. Your syllabus begins with the Bohr's atomic structure. But even before Bohr came, there were many other scientists who have made very, very important contributions in the field of the development of the whole concept of structure of atom. And this whole story begins with this gentleman by the name of Democritus, a Greek philosopher.
डेमोक्रिटस साहब के बाद जो एक और नाम आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपने भी पहले से पढ़ी होंगी, उनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ना डाल्टन साहब ने जो है एटम के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को स्टडी किया। डाल्टन साहब ने एटम के बारे में बहुत सारी बातों को कन्वे भी किया अपने पेपर्स के रूप में और अपनी राइटिंग्स के रूप में, बुक्स के रूप में, थियरी के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातों को प्रपोज किया। और डाल्टन साहब की थियरी में एटम के बारे में 3 खास बातें बताई गई थी। पहली बात, डाल्टन साहब ने कहा एटम इज न्यूट्रल। Atom is neutral. We will talk about what is the meaning of the word neutral. Then Dalton said atom is indivisible. Atom is indivisible. And we will speak about that as well. And then he said atom is ultimate. So Dalton साहब ने एटम के बारे में 3 खास बातें बताई। उन्होंने कहा एटम न्यूट्रल है, एटम इंडिविजिबल है, एटम अल्टीमेट है। नाउ हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग अध्ययन कर लें। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से एटम इज न्यूट्रल? क्या मतलब है इसका? अब जैसा मैंने कहा कि आपने जूनियर क्लासेस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। न्यूट्रल वर्ड भी जरूर आपने सुना होगा। एटम न्यूट्रल है साहब। अब एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? अब देखिए, आमतौर से क्या होता है, एक भ्रांति है, एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है कि न्यूट्रल का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज न हो। चार्ज लेस पार्टिकल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इस तरह का एक मिसकंसेप्शन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में रहती है। एक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब चार्ज लेस नहीं होता है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है और मैं एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। से फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम। सोडियम एटम, इज इट न्यूट्रल? Yes, it is neutral. How do we know it is neutral? क्योंकि एटम है, इसके ऊपर कोई भी हमको चार्ज अलग से दिखाई नहीं देता। ना सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ना सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। लिहाजा हम कहते हैं कि सोडियम एटम एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल पार्टिकल है। अब सवाल ये उठता है, क्या सोडियम चार्ज लेस स्पीशीज है? क्या सोडियम एटम चार्ज लेस है या इसमें चार्जेस हैं? वेल, इसका जवाब यह है कि इसमें चार्जेस हैं। कैसे पता? अब देखिए, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 11 प्रोटॉन्स और हम जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब यह है कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर हैं। और सोडियम एटम में न्यूक्लियस के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई एन एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल. Now, I'm trying to understand, make you understand this whole concept of what is the meaning of the word neutral. Now, please understand, a neutral species is one which has the same number of positive charges and negative charges. Chargeless species are not neutral species. Species which have the same number of opposite charges are called neutral species. वो स्पीशीज जिनमें दोनों ऑपोजिट प्रकार के चार्जेस की संख्याएं बराबर होती हैं, ऐसे सभी पार्टिकल्स को हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं. और एटम न्यूट्रल क्यों कहलाता है? क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस की संख्या समान है, इसीलिए एटम को डाल्टन साहब ने कहा कि ये न्यूट्रल है. बिल्कुल सही कहा. और आज की तिथि में भी हम जानते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज, एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस की संख्याएं बराबर है. अच्छा, मान लीजिए अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई,
प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, 11 प्रोटॉन था, अगर मान लीजिए, माफ कीजिएगा, नॉट लेट्स नॉट से प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मान लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि अब एक ऐसी स्पीशीज बनी जिसमें प्रोटॉन 11 हैं मगर इलेक्ट्रॉन्स अब 12 हैं, और ऐसे स्पीशीज को हम अब न्यूट्रल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जब तक होगी तभी तक न्यूट्रल कहलाएंगे। किसी कारण से प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो गई या कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई या कम हो गया, तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न रहने के कारण फिर उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, और यदि न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल नहीं है तो उसको फिर हम एटम भी नहीं कह सकते। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास सोडियम एटम है और सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया सोडियम मोनोपॉजिटिव कैटायन। इसको हम एटम ना कह करके कैटायन कहते हैं। कैटायन का मतलब क्या हुआ? जहां पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। सो अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, ऐसे सभी स्पीशीज को हम कैटायन कहते हैं, और यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो तो ऐसे सभी स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं, और यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे सभी स्पीशीज को हम एटम कहते हैं। सो जॉन डाल्टन साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, कहा एटम न्यूट्रल है, अर्थात एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। लेट्स मूव अहेड। फिर डाल्टन साहब ने कहा एटम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मेड अप ऑफ 2 words, indivisible meaning something which cannot be further divided, something which cannot be further divided। और कुछ यही बात, मिलती जुलती बात डेमोक्रिटस साहब ने भी कही थी जब उन्होंने ये वर्ड एटोमॉस कॉइन किया था, जिसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द एटम निकला था। एटॉम, समथिंग विच कैन नॉट बी कट, समथिंग विच इज इनडिविजिबल। और मैंने आपको जैसे पहले बताया, इनडिविजिबल का मतलब यह हुआ कि यही अपने में सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना काटना संभव नहीं है। सो एटम इज न्यूट्रल, having the same number of opposite charges. Atom is indivisible, cannot be further divided, cannot be further cut. Atom itself is the smallest particle. तीसरी बात, डाल्टन साहब ने कहा एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल है। साहब, अल्टीमेट पार्टिकल होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है सारा ब्रह्मांड एटम से मिलके बना हुआ है। So atom is the basic particle, atom is the ultimate particle, atom is the smallest particle and the entire universe is composed of atom। अब मेरे साथ इमेजिन करिए, मान लीजिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे, फिर तीसरा एटम, फिर चौथा एटम, फिर पांचवा एटम, फिर छठवां एटम, और इस तरह से असंख्य एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाएंगे तो एक स्पीशीज क्रिएट हो जाएगी। Something will get created when the ultimate particle, which is the indivisible particle, which is neutral in nature, when infinite number of such small, neutral, indivisible, ultimate particles join together, a species is created. किसी चीज की संरचना हो जाएगी। जॉन डाल्टन साहब ने कहा एटम अल्टीमेट है। उनके कहने का तात्पर्य यह था, उसका अर्थ यह था, what was he implying? What he was saying basically was that the entire universe is composed of atom. It is the ultimate particle. इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि हम किसी भी पदार्थ को ले लें, ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को ले लें, और यदि हम उसको तोड़ना शुरू करें तो तोड़ते 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 जो सबसे छोटा कण हमको मिलेगा, जिसको और छोटे कणों में तोड़ना संभव नहीं है, उसी छोटे कण का नाम रखा गया atom. So atom is neutral, having same number of opposite charges. Atom is indivisible, cannot be further cut into smaller pieces. Atom is ultimate. Atom composes the entire universe. Listen carefully. Nothing composes the atom, but atom composes
एवरीथिंग। एटम सब चीजों के मिलके संरचना करता है और कोई भी चीज एटम की संरचना नहीं करती, क्योंकि एटम अपने में सूक्ष्मतम है, स्मॉलेस्ट है, अल्टीमेट है, इनडिविजिबल है, कैन नॉट बी कट। और इसी बात को जॉन डाल्टन साहब ने कहा था। नाउ डाल्टन साहब ने जब अपनी थियरी प्रपोज करी थी तो उस समय विज्ञान बहुत डेवलप नहीं हुआ था, वैज्ञानिकों में आपस में बहुत सामंजस्य भी नहीं था, सब लोग दूर दूर रहा करते थे। इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाना, आपस में डिस्कशन करना, आपस में चर्चाएं करना, मिल पाना, एक दूसरे से बात कर पाना टेलीफोन से इत्यादि, यह संभव नहीं था। बहुत सारे मशीन्स भी नहीं थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। लेकिन इन सब चीजों के अभाव के बावजूद, इवन इन द एब्सेंस ऑफ facilities and scientific temperament and literature and so many other things that we have now, those things were not available that time. And even in the absence of all those facilities, John Dalton proposed three very important essential core things about an atom. और ये बातें इतनी सटीक थी उस समय के हिसाब से कि जॉन डाल्टन साहब को एक उपाधि दी गई, एंड डाल्टन was called the father of modern atomic structure. Modern atomic structure का father उनको कहा गया। इतनी सटीक बातें उन्होंने कही थी। Now, even as on date, आज के दिन में भी जॉन डाल्टन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो बात अर्ली 1800s में कही गई थी, इवन 2020 में जॉन डाल्टन साहब को हम फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी के 3 बातों में से 2 बातें आज भी सही पाई गई हैं। What was proposed in early 1800s is true even in 2020. एटम न्यूट्रल है? यस, आज भी न्यूट्रल है। क्या एटम अल्टीमेट है? यस, एटम आज भी अल्टीमेट पार्टिकल है। इट हैज बीन प्रूव्ड। क्या एटम इंडिविजिबल है? बस एक यही वाला भाग है जो जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे जैसे लोगों ने अपना अपना साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस आना शुरू हुए, तब जाकर के लोगों को इस बात का एहसास हुआ और विज्ञान बढ़ा, तो लोगों को समझ में आया कि एटम न्यूट्रल तो है, एटम अल्टीमेट तो है, लेकिन शायद एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। और हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। इसका मतलब कई चीजें हैं जो मिलके एटम की संरचना करती हैं। लिहाजा एटम डिविजिबल है। इट इज composed of smaller other components, and therefore out of the 3, 2 even as on date are found to be correct. This is only one part, the indivisible part of the atom, which has undergone slight change. और ये वाला भाग है जो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ है, और इसीलिए जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी को जो है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस दी जाती है। डाल्टन साहब के बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए। अच्छा, इस बीच में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होने लगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, प्रोटॉन का आविष्कार हुआ। 1932 में चैडविक साहब के द्वारा न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में लोगों को मालूम पड़ा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। So many developments are taking place in between, और मैं आपको केवल एक नटशेल में एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि बोर साहब की थ्योरी आखिर कहां से आई। जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, उनके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, और उनका नाम है सर जे थॉमसन। और थॉमसन साहब ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज करी, और उस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, या उसको किसी किताब में द वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया है। और ये जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम है सर जे थॉमसन। द वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, द वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन साहब की जो
थ्योरी है उसका कोर पार्ट देखिए, इस बात से समझिएगा। थॉमसन साहब ने कहा कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये वाटरमेलन है, हिंदी में इसको तरबूज कहते हैं, ओके। और ये आधा कटा हुआ तरबूज है, और ये जो काले काले इसके तरबूज के अंदर आपने नोटिस किया होगा बीज होते हैं। सो जे थॉमसन साहब ने प्रपोज किया कि यदि हम एक तरबूज को लेकर के और उसको आधा बीच में से हम काट दें, तो जैसा आधा कटा हुआ तरबूज अंदर से दिखाई देता है, वैसा ही हमारा एटम अंदर से दिखाई देगा यदि एटम को भी हम दो भागों में विभाजित कर दें। Like the watermelon seam looks on the inside if it is cut into half, the atom will also look like the same if it is cut into half. Now बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी मजेदार बात है कि थॉमसन साहब खाना खाते समय भी एटम के बारे में सोच रहे थे, और हम एटम के बारे में पढ़ते समय भी खाना खाने के बारे में सोचते हैं। ये फर्क है, इसीलिए वो जे थॉमसन है और हम लोग हैं। इसीलिए आज भी उनको याद किया जाता है, और हमारा तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में पड़े हुए हैं। लेकिन थॉमसन साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, बड़ी रिमार्केबल कुछ एक बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, देखिए साहब, इमेजिन करिए कि ये आधा कटा हुआ एटम है, ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये काले बीज हैं, ये ओके। और इसके अलावा आपने देखा है कि ये लाल भाग होता है, ये रेड पार्ट होता है एटम का, वाटरमेलन का, जो कि एडिबल पार्ट होता है। ये लाल वाला हिस्सा जो है खाया जाता है, और बीच बीच में बीज होते हैं काले, जिसको कि आमतौर से लोग निकाल दिया करते हैं। तो थॉमसन साहब ने एटम के बारे में बताया कि जिस तरह से ये लाल वाला खाने वाला भाग तरबूज के अंदर होता है, द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, उसी तरह से एटम के अंदर ज्यादातर भाग में पॉजिटिवली चार्ज्ड मास यूं ही फैला रहता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड मास यूं ही फैला रहता है। दैट देयर इज लाइक अ सी और अ पूल और एन एग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस व्हिच इज लाइक स्प्रेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम। और जिस तरह से ये काले बीज धंसे हुए हैं, उसी तरह से एटम के अंदर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मास के बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं। सो जिस तरह से वाटरमेलन का, तरबूज का लाल वाला खाने वाला भाग होता है, उस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड मास होता है जो पूरे एटम के अंदर फैला रहता है। और जिस तरह से तरबूज के ये बीज हैं जो बीच बीच में धंसे हैं, उसी तरह से एटम के अंदर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मास के बीच बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं। इसी से मिलती जुलती और इसी में जोड़ती हुई बात थॉमसन साहब ने और कही, और उन्होंने ये बताया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ही संदर्भ में नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के संदर्भ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थॉमसन साहब ने कहा, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मास और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस का जो इंटरैक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एटम स्टेबल बना रहता है। एटम स्टेबल बना रहता है। सो दिस वाज probably for the first time that somebody spoke not only about the structure of atom but also spoke about the stability of the atom. And one last contribution made by another scientist before we move and start talking about the Bohr's atomic model, और वो जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है रदरफर्ड साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, और जो रदरफर्ड साहब का जो मॉडल था, आई विल रब दिस आउट। रदरफर्ड साहब का जो मॉडल था उसका नाम उन्होंने रखा द सोलर सिस्टम मॉडल। द सोलर सिस्टम मॉडल, जिस तरह से एक सौरमंडल होता है, उसी तरह से एटम के अंदर भी यदि हम झांक के देखें तो जैसा सौरमंडल होता है वैसा ही एटम के अंदर भी दिखाई देगा।
अब उन्होंने सोलर सिस्टम मॉडल नाम दिया, तो उन्होंने जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी से एटम के इनर पार्ट को कंपेयर किया। क्या बोला उन्होंने? कहा साहब देखिए ऐसा है, जैसे कि सोलर सिस्टम में बीच में सूर्य होता है, सन इज इन द सेंटर, उसी प्रकार से एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिसका कि नाम है न्यूक्लियस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, रदरफोर्ड, मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, इनका नाम है रदरफोर्ड। And by the way, he was not a chemist, he was a physicist. He was a physicist who made this major contribution in the field of understanding the structure of atom. उन्होंने कहा जिस तरह से सेंटर में, सौरमंडल के, सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य होता है, सन होता है, उसी तरह से एटम जो कि स्फेरिकल है, उसके सेंटर में भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मास होता है, बॉडी होती है, जिसका कि नाम है न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है, इसकी दो तीन विशेषताएं हैं। ये हैवी है, भारी है, हैवी। इट इज डेंस, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज स्मॉल। सो न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इज हैवी, it is dense and it is small. Now the question arises, Rutherford sahab, how does he know that the nucleus is heavy, dense and small? Well, I will talk about that very briefly after I speak about the solar system model. So nucleus is in the center of the atom which is heavy, dense and small. और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। So in the center of the atom is a positively charged body called nucleus, and around the nucleus there are negatively charged electrons which keep revolving in circular motion. So atom is spherical, in the center is the nucleus, positively charged. Outside the nucleus are negatively charged electrons which keep accelerating in circular motion. Now सवाल ये उठता है कि रदरफोर्ड साहब को ये सूचनाएं कहां से मिली? तो आप लोग समय निकाल करके एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने किया था, उसका नाम रखा था द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको जरूर से पढ़िएगा, क्लास 11th में ये पढ़ाया जाता है, द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस तैयार किए, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को बेस मान करके रदरफोर्ड साहब ने अपना सोलर सिस्टम मॉडल प्रपोज किया था। रदरफोर्ड साहब की जो थियरी आई थी, दिस केम इन अर्ली 1900s, सो वी आर सेइंग फ्रॉम द अर्ली 1800s जॉन डाल्टन, देन वी गो टू जे थॉमसन, there are other scientists in between, and then we come to early 1900s, which means that there is a gap of 100 years between the theory proposed by John Dalton and theory proposed by Rutherford. So this theory came in around 1901, 1902. 1901 या 1902 के आसपास रदरफोर्ड साहब की थ्योरी आई थी, और उसके बाद 1904, 5, 6 के आसपास रदरफोर्ड साहब के बाद बोर साहब ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। Now the question arises, if everything was right with Rutherford's theory, why did we need the Bohr's theory? So जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूं कि बोर साहब की थ्योरी के पहले क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के संदर्भ में, और हमारी पूरी कहानी आकर के बोर साहब के थ्योरी तक कैसे पहुंच रही है। सो रदरफोर्ड साहब ने अपनी थ्योरी प्रपोज करी थी, और देखने में काफी सही लग रहा है कि केंद्र में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसका कि नाम न्यूक्लियस है, और चारों तरफ पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और ये सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, और इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सो ये पाथ, ये रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका नाम रखा गया ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो इस सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन एक्वायर करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स।
और एटम के केंद्र में रदरफोर्ड ने कहा कि एक हेवी डेंस एंड स्मॉल बॉडी है जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। और ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस या जो सोलर सिस्टम मॉडल रदरफोर्ड ने प्रपोज किया वो बेसिस जो था वो था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो इज दैट if everything was right with Rutherford's theory, why did we need the Bohr's theory? अगर रदरफोर्ड साहब की थ्योरी में सब कुछ ठीक था तो हमें बोर की थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सब कुछ ठीक नहीं था और इसीलिए रदरफोर्ड साहब के बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम नील्स बोर है, जिनकी थ्योरी 1904, 5, 6 के आसपास प्रपोज होती है और बोर्स एटॉमिक मॉडल के रूप में या बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में वो थ्योरी उभर के सामने आती है, जहां से कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू होता है। नाउ लेट मी टेल यू द डीमेरिट। प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल प्रपोज किया तो जहां पर मॉडल प्रपोज हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेमिनार में बहुत तमाम सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे जो कि सुन रहे थे। और तरीका यह हुआ करता था कि जब भी कोई नई थ्योरी प्रपोज की जाती थी तो उसका एक व्हाइट पेपर तैयार होता था, सब लोगों में बांटा जाता था। व्हाइट पेपर का मतलब उस थ्योरी की खास बातें लिख करके सब लोगों में बांटी जाती थी। सारे साइंटिस्ट उसको पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। फिर एक दिन आता था जब वो वैज्ञानिक जिन्होंने थ्योरी तैयार की है वो आ करके इसी तरह से मंच पर खड़े होकर के अपनी थ्योरी को प्रपोज करते थे। लोग सुनते थे और यदि उन्हें कुछ पूछना होता था तो पूछते थे और जो वैज्ञानिक बोल रहा है उसको उन प्रश्नों का जवाब अपनी थ्योरी के आधार पर देना होता है। ये व्यवस्था हुआ करती थी। तो जब रदरफोर्ड साहब ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया तो एक वैज्ञानिक और थे वहां पर जो सुन रहे थे, उनसे जूनियर थे, उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड साहब से कहा कि सर, ब्रिलियंट थ्योरी यू हैव प्रपोज्ड, बट आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क एंड द क्वेश्चन इज दैट इन माय थ्योरी आई हैव प्रपोज्ड दैट इफ देयर इज ए चार्ज्ड बॉडी इन द सेंटर, इसको ध्यान सुनिएगा, that if there is a charged body in the center and a oppositely charged body accelerates around it in circular motion. फिर से सुनिएगा, if there is a charged body in the center and if the oppositely charged body accelerates around it in circular motion, then slowly this revolving body will lose its energy, will lose its acceleration, and circular motion will slowly change into spiral motion, and a time will come when this body will come and strike with this body. ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। सो यदि क्लार्क मैक्सवेल साहब ने कहा यदि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसके चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी धीमे 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 कम होगी और ये सर्कुलर मोशन सर्कुलर न रह करके ये स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक समय आएगा जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ये बात सिद्ध हो चुकी थी, प्रूव हो चुकी थी और क्लार्क मैक्सवेल साहब की थ्योरी के रूप में ये बात ऑलरेडी लोगों के बीच में थी। मैक्सवेल साहब ने कहा कि सर, मेरी थ्योरी सही है और आपने अपनी थ्योरी में जो बात प्रपोज करी है वो कुछ मेरी थ्योरी से मिलती जुलती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर कल्पना कीजिए मेरे साथ कि यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। इमेजिन करिए दैट देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन and this electron is negatively charged. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन एक्वायर करने लगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल थियरी, this electron which is revolving in circular motion will slowly lose its acceleration, will slowly lose its energy, its velocity, and a time will come जब धीमे 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 करके ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ आ करके टकरा जाना चाहिए और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा तो एटम नष्ट हो जाएगा। The atom will disintegrate, it will break if the electron comes and strikes into the nucleus. ये थ्योरी बिल्कुल सही है
और इस थ्योरी के आधार पर मैक्सवेल साहब का जो सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम है, इस थ्योरी के आधार पर एटम को नष्ट हो जाना चाहिए। मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड साहब से पूछा, सर आपका एटम नष्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि मेरी थ्योरी के हिसाब से आपके एटम को नष्ट हो जाना चाहिए। एंड रदरफोर्ड कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। रदरफोर्ड साहब मैक्सवेल साहब के जवाब का सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बोर साहब ने रदरफोर्ड साहब की सहायता करते हुए मैक्सवेल साहब के सवाल का जवाब दिया। एंड बोर, in his theory, there are 5 postulates in Bohr's atomic model. In one of the postulates, Bohr said that an electron, while revolving around the nucleus, until and unless it will change the orbit, there will be no change in energy. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा होगा, उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तब उसकी एनर्जी में परिवर्तन होगा, वो बढ़ जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तब उसकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा, एनर्जी घट जाएगी। So with this I come to the end of this first introductory lecture, and in lecture number 2 I will be discussing the Bohr's atomic model in detail, and in the meantime you can listen to this lecture and read from the books the Bohr's atomic model, and I will see you very soon. Thank you very much.